बाउंड्री कंडीशन जो आप लोगों ने रेगुलर सिस्टम के अंदर की है ना, वो आपकी सारी मिक्स बाउंड्री कंडीशन। एबल्स फार्मूला हम लोगों ने पहले करना है। एबल्स फार्मूला करने के बाद ना आप लोगों ने ये करना है अपना, ये आइगन वाली प्रॉब्लम आप लोगों ने कर ली है, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। ये आइगन वैल्यूज, आइगन फंक्शंस, ये हमने सारा डिटेल से काफ़ी सारा कर लिया, ये सारा हो चुका है। अब इसमें इक्वेशन सीखी है। एडजॉइंट इक्वेशन नेक्स्ट टॉपिक है, हमने करना है। जो मेन टॉपिक है हमारा एडजॉइंट इक्वेशन, सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशंस और ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कुछ थियरम्स हैं, ये हम करेंगे। अच्छा, इसमें यह है कि आपने परेशान नहीं होना। जो आप लोगों ने पहले नोटेशन यूज़ की हुई है, उन नोटेशन से ये थोड़ी सी डिफरेंट होगी नोटेशन आपकी, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों ने देखो, यहाँ पे A1 की जगह पे क्या यूज़ किया हुआ था फातिमा? आवाज़ आ रही? हेलो, जी मैम आ रही है। आ रही है। वहाँ पे देखो, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है A1 y यस डैश, मैम वहाँ पे आवाज आ रही है। वो आपकी ईमेल आई है ना, तो वो मैं क्लास को सेंड कर रही थी। चलो ठीक है। ये देखो, जो पहले यहाँ नोटेशन यूज़ किया है आप लोगों ने, यहाँ पे नोटेशन क्या यूज़ किए हैं, यहाँ पे पी एंड क्यू की फॉर्म में आप लोगों ने नोटेशन लिखी हुई है। सेकेंड ऑर्डर जो ओडी आप लोगों ने यूज़ की थी, जो आप लोगों ने चैप्टर 14 जैसे स्टार्ट हुआ था, तो सेकेंड ऑर्डर की ओडी कैसे लिखी थी आप लोगों ने, मैं आपको दिखाती हूँ दोबारा से शेयर करके ना। चैप्टर 14 हमारा कहाँ चला गया? चैप्टर 14 काफ़ी सारी चीज़ें साथ ही खोली हुई हैं। चैप्टर 14 में देखो ना, कहाँ गया चैप्टर 14 में, बात बड़ा रखो, ओपन करती हूँ चैप्टर 14। कंपेयर कर लेना नोटेशन, फिर माइंड में ना है कि यार कहाँ से नोटेशंस आ गई हैं हमारी, तो आप लोगों ने फिर उसके मुताबिक अपने आप को ना रीफ्रेम कर लेना है। चैप्टर 14 इतनी जल्दी मची हुई है ना आज रमजान से, इतने पहले हर काम की, उनका भी यही हालात है। हैं? नहीं, चलो चैप्टर 14 में, चैप्टर 14 में देखो हम लोगों ने जो नोटेशन यूज की थी ना स्टार्ट में, देखो जरा यहाँ से ये वाली, ये तो स्टर्म एसएल सिस्टम की थी ना। तो जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे देखो y डबल डैश प्लस जो y डैश के साथ है वो कैपिटल P, और जो y के साथ है वो क्यू एफ एक्स आपका ले रहा था। नजर आ रहा है मेरा कर्सर आप लोगों को? जी मैम। तो यहाँ से जो है ना, वो आप लोगों ने कंपेयर कर लेना है कि एक्चुअली आपके पास जो y डैश वाली टर्म है वो क्या है, और जो आपकी जस्ट y डबल डैश के साथ वाली टर्म है वो क्या है, ठीक है। तो अब मैं दोबारा से वापस चलती हूँ, जो अपना हम लोग पहले कर रहे थे अपनी शेयरिंग, उसी पर वापस चलती हूँ। तो जस्ट आप लोगों ने जो है वो ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लिया, नजर आ रही दूसरी इक्वेशन, दूसरा सिस्टम नजर आ रहा है। इसको पढ़ो, अजान स्टार्ट हो गई है, फिर अब बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा बात बात। यहाँ से देखना है, एबल्स फॉर्मूला से देखना है इसको, इसको जो स्टॉप इक्वेशन करती नंबर हूँ। 1 है, हाँ, ये इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बैक। अच्छा, अब यहाँ पे कहते हैं कि ये उसने एक आपके पास सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली, और कहते हैं कि इफ y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ द सेकंड ऑर्डर ओडी, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं on some interval where a1x and a0x are continuous, shows that the Wronskian satisfies for some constant c, w is equal to c की पावर में ये आ रहा है ना, c और ये e की पावर में आ रहा है, सॉरी, ठीक हो गया। a1x, अच्छा बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आप देखो जो आपके पास उसने कह दिया है कि y1 और y2 इसके सोल्यूशन हैं, तो जस्ट क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे जो नंबर 1 है, यहाँ पे y की जगह पे पहले y1 आ जाएगा, फिर y2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो पहली वाली इक्वेशन में आपको क्या नजर आ रहा है, y1, और दूसरी वाली इक्वेशन में क्या नजर आ रहा है, y2। तो अब हमने क्या करना है, पहले वाली इक्वेशन को y2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और दूसरी वाली सेकंड वाली को y1 से मल्टीप्लाई करके इनकी हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन कर लेनी है। तो जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भला इसमें से कौन सी वाली टर्म वैनिश हो जाएगी आपकी, a0 वाली, ठीक है, a0 वाली टर्म आपकी वैनिश हो जाएगी।
तो यहाँ से सब्ट्रैक्शन करके पूरी टर्म्स आपकी जो है ये देखो ये ए नॉट वाली खत्म हो जाएगी और आपका जस्ट क्या रह जाएगा y1 डबल डैश y2 माइनस y1 और y2 डबल डैश प्लस a1, ये सारा आपके पास रह गया। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप लोग नोट कर रहे हो तो जो रॉन्स्कियन होता है y1 एंड y2 का, वो किसके बराबर होता है y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2, और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि dw/dx किसके बराबर आपके पास आ जाता है y1 y2 डबल डैश, और यहाँ से देखो अगर हम लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाती है टर्म्स, तो जस्ट क्या रह जाता है आपके पास y1 डबल डैश y2। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो कहने का उसका मतलब ये है कि जो आपके मैम पास मैम रॉस्कियन तो हमने मोड में नहीं पढ़ा था कि मोड में y और फिर नीचे y डैश, तो इसको इस नोटेशन में भी लिख सकते हैं। उसको ओपन करो ना जरा, लिखो, मैम पेंसिल वो कॉपी हमने निकालो, मोड, सहर जी सहर मैम कॉपी ओपन निकालो, करके निकालो जरा उसको। ऊपर वाली जो कॉलम है वो क्या आ जाएगा y1 y2, और नीचे वाला सॉरी फर्स्ट वाली जो रो है वो क्या आ जाएगी y1 y2, और सेकंड रो क्या आ जाएगी y1 डैश y2 डैश, आ जाएगा ना। जी मैम। कॉर्ड को ओपन करो, क्या बनता है y1 इंटू y2 डैश, जी मैम बन उसका गया, मोड ओपन किया तो ये बन जी। सही हो गया ना। फिर y1 डैश और जी y2 आ गया आपके पास, सही हो गया नेगेटिव साइन के साथ, हो गया क्लियर। अच्छा, जी तो वो मैम। कहते हैं कि अगर हम w का डेरिवेटिव लेते हैं x के लिए, एक्चुअली ये जो y1 y2 सिंपल नहीं है आपके पास, ये y1 ऑफ x है, y2 ऑफ x है, इसी तरह से y2 डैश ऑफ x है, इस तरह से ये x की फंक्शन है y1 y2। तो जब उसने डेरिवेटिव इसका किया तो देखो कैसे आ जाएगा y1 एज इट इज, y2 का डेरिवेटिव, फिर प्लस y2 डैश एज इट इज और y1 का डेरिवेटिव, इसी तरह से माइनस y1 डैश एज इट इज, y2 का डेरिवेटिव, और फिर माइनस y1 डबल डैश आ जाएगा और y2 एज इट इज आ जाएगा। क्लियर हो गया ना। इसमें से देखो अगर आप कैंसिलेशन करते हैं तो ये दो दरमियान वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे ना, जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है आपका। ठीक है, तो आपको क्या रह जाएगा जस्ट y1 y2 डबल डैश माइनस y1 डबल डैश y2। तो भला ये कहाँ नजर आ रहा है आपको y1 y2 डबल डैश वाली टर्म, जहाँ मेरा ये मैम कर्सर जा इक्वेशन रहा है। 4 में। हाँ, 4 के जो पहले वाला स्टार्ट वाला है ये क्या है एक्चुअली आपका dw/dx, सही है, प्लस अल्फा a1 के साथ, सॉरी ये है a1 x के साथ क्या नजर आ रहा है आपको w, बन गया। जी मैम। क्लियर हो गया, क्लियर हो जी गया। अच्छा, आगे आप देखो इसको सेपरेटिंग वेरिएबल्स एंड इंटीग्रेटिंग, तो dw के नीचे w आ जाएगा और a1 x के साथ dx आ जाएगा आपका। तो जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ w प्लस a1 x dx, सही। आप इसको ये नहीं लिख सकते कि a1 इंटू एक्स, आप भला क्यों नहीं लिख सकते इसको, इंटीग्रेशन इंटीग्रल साइन से बाहर इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि जो a1 है वो भी आपका फंक्शन ऑफ x है, ऊपर से बता दिया है ना कि ये हमारे पास जो है वो a1 x a नॉट x आर कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस का मतलब ये होता है कि दीज आर नॉट द कॉन्स्टेंट्स, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स नहीं है, ये हमारे पास कंटिन्यूस है। ठीक है, मतलब वेरिएबल्स के तौर पर ले रहा है। तो यहाँ पे जीरो का इंटीग्रेशन क्या आ गई लॉग ऑफ सी, विच इम्प्लाइज दैट लॉग ऑफ w बाई सी इज इक्वल टू दिस, और अगले स्टेप में जो है जब आप लोगों ने इसको w लिखा तो वो c इंटू ई की पावर में चला गया और w इज इक्वल टू दिस, बन गया ना एक्सप्रेशन, इजी हम ये था ना। स्टेप कैसे किया इंटीग्रेशन की से लॉग नेचुरल डब्ल्यू वाला? अच्छा मैं बताती हूँ, यहाँ पे आपके पास लॉग ऑफ w आ रहा है, इधर आ रहा है लॉग ऑफ सी, इस लॉग ऑफ सी को उठाकर लेफ्ट साइड पे ले जाओ तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ w माइनस लॉग ऑफ सी। मैडम ये आया कैसे है डी डब्ल्यू बाई डी एक्स से? अच्छा ओ सही सही सही, यहाँ से देखो जरा, dw के नीचे w आ जाएगा आपका, बन गया dw के नीचे w आपका आ गया ना, नहीं कैसे आया मैम? ओ चलो मैं बताती हूँ, बोर्ड में बताती हूँ। मैम समझ नहीं आ रही। किसी चीज की समझ नहीं आ रही है, जाए है तो थोड़ा फातिमा, किसी चीज की समझ नहीं आ रही। मैम यही जो आप समझा रही हैं मैम, ये DW। ये dw वाली बात ही कर रहे हो ना आप। यस मैम। बाकी तो समझ आ गया ना, ऊपर जो प्लस माइनस इसने किया और जो रॉन्स्कियन की फॉर्म में लिखना, वो तो क्लियर हो गया ना आपको, तो भी समझ नहीं आई। हैं फातिमा बताओ ना, जल्दी जी कॉपी मैम में वो लिखो। आगे समझ उसकी
ये DW वाले की समझ नहीं आई मैम। वो मैं बता देती हूँ, मैं थोड़ा बोर्ड साफ कर। अच्छा, अब यहाँ से देखो, मैं स्क्रीन शेयरिंग इसकी ऑन ही रखूंगी ताकि आपको पता चल जाए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली काम क्या कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से देखो, आपके पास नजर आ रहा है ये एक्सप्रेशन DW, ये आ रहा है आपके पास DW ऐसे बाय dx प्लस यहाँ से और क्या नजर आ रहा है आपको, a ऑफ x w इज इक्वल टू, सिमिलरली सेपरेटिंग वेरिएबल्स एंड इंटीग्रेटिंग, वो नजर आ रहा है ना मैम बोर्ड को थोड़ा लेफ्ट साइड पे अरेंज कीजिएगा। ये इधर, ये इधर, क्लियर है। चलो ये देखो, हो गया क्लियर, ये देखो। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, DW बाय W प्लस A1X है कि A1X है, A1X, A1X सही है, साथ में क्या आ जाएगा आपका dx इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। आगे हमने क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन और इसकी इंटीग्रेशन। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, नेचुरल लॉग ऑफ w, हो गया क्लियर। ये क्या आ जाएगा प्लस, हमारे पास ये ऐसे ही रहेगा A1X इंटू dx और ये आएगा नेचुरल लॉग ऑफ c। हो गया, नेक्स्ट स्टेप भी क्लियर हो गया। ये वाला जहाँ पे कर्सर करती हूँ आपका, ये वाला स्टेप क्लियर हो गया। जी मैम हो गया। हो गया। अगले स्टेप में इसको उठा के उधर लेके आओ, नेचुरल लॉग ऑफ w माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c, इसको उठा के उधर ले जाओ, माइनस ये इंटेग्रल के अंदर A1X और dx। ठीक हो गया। अगले स्टेप में देखो, ये नेचुरल लॉग w क्या आ जाएगा आपके पास, नेचुरल लॉग ऑफ w बाय c, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n की प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, जी मैम। इज इक्वल टू माइनस ये इंटेग्रल एज इट इज A1X और साथ में dx आ जाएगा। अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, हमें पता है कि लॉग अगर मैं लेना है, मैं इसको अगले स्टेप में ऐसे लिख सकती हूँ, अगले स्टेप में इसको ऐसे लिख सकती हूँ, लॉग ऑफ w बाय c इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर और माइनस ये इंटेग्रल सारे का सारा dx के साथ। हो गया क्लियर, पता है ना इस प्रॉपर्टी का, जी मैम। पता है। अगले स्टेप में क्या करना है, एंटी लॉग लेना है, तो क्या आ जाएगा, w बाय c इज इक्वल टू e की पावर ये इंटेग्रल नेगेटिव साइन के साथ सारा एज इट इज dx। और अगले स्टेप में क्या आ जाएगा आपका, समझ आ गई बच्चों, c जो है जी फिर वो मैम। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। हो गया ना क्लियर, सिंपल था एक्सप्रेशन। और ये जो थ्योरम है ना, ये आप लोग एक्सटेंड कर सकते हो n लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस के लिए। अगर बताओ मुझे, अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शन हो जाते तो सम्मा क्या बनता है इसका, दोबारा पूछिएगा। अगर ये उसने दिया होता है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है y1 y2 y3 अप टू सो ऑन, मतलब जो सपोज करो दो ही फंक्शन है, ये लीनियरली डिपेंडेंट है, तो इस सेंस में हमारे पास क्या बन जाएगा, फिर ये रॉस्कियन जीरो हो जाएगा, गॉसियन जीरो होता है। फिर ये वाला हम नहीं कर सकते थे। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो एबल्स फार्मूला है ये किसके लिए है, लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस के लिए, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस के लिए है। क्लियर हो गया मैम पे बच्चों। इनका जीरो तो नहीं आएगा कभी भी। हाँ हाँ, ये तो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस है, तो कहते हैं इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस अगर होते हैं तो फिर हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका sin x एंड cos x आ जाता है सॉल्यूशन, तो आप उसको कैसे लिखते हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे भी आजकल आप काम कर रहे हो u डबल डैश प्लस u इज इक्वल टू 0, तो उसका सॉल्यूशन किस फॉर्म में आएगा, भला आपका साइन और cos की फॉर्म में आएगा। आप ऐसे लिखते हो ना कि u ऑफ x इज इक्वल टू c1 cos ऑफ x प्लस c2 sin ऑफ x, तो ये साइन एंड जो cos है ना, एक्चुअली दीज आर द लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। सही है, तो ये उसने लिख दिया। आप इसी को आप एक्सटेंड कर सकते हो ना n फंक्शंस के लिए। बस ना बोलो, बस मुझे लगता है तुम लोगों को समझ आ गई। अगला एक इसका छोटा सा बस ये पार्ट कर लो, बाकी अगला वाले हम बाकी चीजें कल इंशाल्लाह कल करेंगे। कहते हैं इफ y1 of x is a non trivial solution of y double dash plus a1x y dash plus a naught x y is equal to 0, show that its second linearly independent solution y2 is given by this। अच्छा, तो भला ये किसके लिए है, ये वाला जो आपका प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन किसके लिए है, फातिमा आप बताओ।
ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या बनता है? नताशा आप बताओ। मैम इंडिपेंडेंट के लिए। नहीं, इसको ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। मैम आपने पूछा क्या है? क्वेश्चन जो मैंने अभी स्टेटमेंट पढ़ी है नजर आ रही है, जहाँ मेरा कर्सर नजर आ रहा है? मैम जी जो मैम। पहले आपने पढ़ाया उनके हवाले से पूछ रही हैं? नहीं, वो तो खत्म हो गया काम। वो तो मैम काम क्योंकि खत्म हो इसमें भी गया ना। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहा गया है ना, इसमें तो एक्चुअली वो क्या दैट क्या कह रहा है, पूछ क्या रहा है, इसकी स्टेटमेंट जरा पढ़ो और मुझे समझाओ। मैम वो कह रहे हैं कि इफ y1 into x इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो तो ऑफ y डबल डैश प्लस a1 into x y डैश प्लस a नोट x into y इज इक्वल टू 0। तो हमने शो करना है कि इट्स सेकंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। तो इसका जो सेकंड जो होगा ना वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा y2 into x इज गिवन बाय। इसको सादा जुबान में बताओ। सपोज करो तो प्रेमी तुमसे पूछ रही है, उनको मैथमेटिक्स नहीं आता। मैम उन्होंने हमें कहा है कि y1 जो है ना वो एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है और उन्होंने वो हमें सॉल्यूशन दे दिया। उन्होंने कहा इसको शो करे कि इसकी जो सेकंड है ना, मतलब यानी सिंपल मैम इसका उसका मतलब जो है, ठीक है ना। मतलब कहते हैं कि अगर हमारे यहाँ कोई सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और उसका हमें एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दिया हुआ हो तो हम उसका दूसरा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कहने का मतलब सिंपल ये है। ठीक हो गया मैम। सही हो गया। अब देखो यहाँ पे उसने, और वो कहता है उसको कैसे निकाल सकते हैं, ये उसने फार्मूला लिख दिया। अब इस फार्मूले को आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ एक एमसीक्यू और मैं कहती हूँ कि उसका एक सोल्यूशन ये है तो दूसरा सोल्यूशन फाइंड आउट करो, तो फिर आप लोगों ने जो है उसका दूसरा सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। लेकिन उसके लिए फिर आप लोगों को जरा माइंड में बिठा लो कि a1 एक्चुअली क्या है, y डैश का कोफिशिएंट है, और a नॉट क्या है, आपका y का कोफिशिएंट है। बात फॉलो कर ली? यस मैम। तो a1 एक y डैश का कोफिशिएंट है और a नोट y का। y का कोफिशिएंट है। तो इस सेंस में आपने इसको याद रखना है। मतलब अगर आपको ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन पी एंड क्यू की फॉर्म में दी हुई है तो आपने उस सेंस में इसको याद रख लेना है कि मतलब सपोज दैट मैं या पी यहाँ पे लगा देती हूँ और क्यू यहाँ पे लगा देती हूँ, तो फिर आपने याद रखना है कि यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला था उसके मुताबिक यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या कोफिशिएंट लेके चलने हैं। तो जस्ट यहाँ पे कौन सा उसने कोफिशिएंट यूज किया हुआ है, वाई डैश वाला। ठीक है, और ये इसकी जस्ट शक्ल इसकी नजर आ रही है, ये जो सोल्यूशन की शक्ल किससे मिलती जुलती नजर आ रही है, जो अभी तुम लोगों ने ये जो काम किया। फॉर्मूला किया ऊपर। शाबाश, ये फॉर्मूला किया। तो आप लोगों ने क्या कर लेना है, फ्रॉम एबल्स फार्मूला W इज इक्वल टू इसके बराबर होता है। यहाँ से बोला उसने क्या किया, उसने C को 1 ले लिया। सही हो गया। एबल्स फार्मूला ये देखो ना, ये टॉप के ऊपर W इज इक्वल टू C की पावर x, इसमें आप C को 1 रख लें तो यही बन जाएगा ना। जी मैम। यस मैम। अच्छा, ये ले लिया। फिर कहता है मैम W सी में हम पता है अपनी मर्जी से लेंगे। नहीं, वो चूंकि हमारे सेकंड सोल्यूशन के अंदर C नजर नहीं आ रहा है, इसलिए उसने यहाँ पे उसको C को लेके नहीं चला। जी मैम। ठीक है। मैम सी हमेशा 1 ही होगा या हम डिफरेंट उसकी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, क्वेश्चन के तो हिसाब मर्जी, से लेके चलने? वो क्वेश्चन के हिसाब से जो बाउंड्री कंडीशन दी होंगी ना वो तो उसके मुताबिक ही निकलेंगी। लेकिन अब चूंकि हाँ, लेकिन हम C को 0 नहीं ले सकते क्योंकि उसने कह दिया है कि वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है इसका एक। ठीक हो गया मैम। सही है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे ये ले लिया W इज इक्वल टू ये, और फिर कहता है हमें ये भी पता है कि W इसके बराबर होता है, पता है ना। मतलब ये एक्सप्रेशन तो उसने एबल्स फार्मूला से लिया, ये एक्सप्रेशन कहाँ से लिया, वी नो दैट। रोस्कियन फॉर्मूला से बस मैम। शाबाश, ठीक है ना, रॉस्कियन फार्मूला से लिया। अच्छा, अब उसने क्या किया, इन दोनों को उसने इक्वेट कर दिया, क्योंकि वो ये भी W है ये भी W है, तो दोनों के राइट हैंड साइड को उसने इक्वेट कर दिया। हो गया। जी मैम। ठीक हो गया। फिर उसके बाद उसने क्या यस किया, इसको मैम। y1 स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। मतलब वो हमें यहीं से नजर आ रहा है ना एक्चुअली वो क्या स्टेप कर रहा है, तो यहीं से थोड़े से तुम लोगों ने रटे लगा लेने, जो दिया होगा सोल्यूशन ना, जो उसने कहा होगा सेकंड लीनियर सोल्यूशन ये है। तो यहाँ से y1 स्क्वायर से डिवाइड कर दिया आपने यहाँ दोनों साइड्स पे। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखो जो आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बन रही है एक्चुअली, जो आप लोगों का वो क्वेश्चन रूल नहीं डेरिवेटिव वाला, जी मैम। ठीक है, y2 by यस y1 उसका मैम। डेरिवेटिव आ गया।
तो अब उसने इसको डी बाई डी एक्स की फॉर्म में लिख दिया और जो राइट साइड है वो एज इट इज वाई वन स्क्वायर की फॉर्म में रहने दी। आगे जस्ट उसने क्या किया, इंटीग्रेशन की है और साथ में उसने ना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को इग्नोर किया है। यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है कि इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स एंड इग्नोरिंग द कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आपके पास जो है वो जी क्या आ मैम। जाएगा, यहाँ से डी बाई डी एक्स खत्म हो जाएगा, ये y2 बाई y1 रह जाएगा और यहाँ से आपके पास एक और इंटेग्रल का साइन आ जाएगा बड़ा सारा, ये वाला साइन। सही है, तो अब आपके पास फिर क्या आ गया, y2 इज इक्वल टू ये जो y1 इसके कोफिशिएंट जो उसके डिनोमिनेटर के तौर पे आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये हमारे पास जो है इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। सही हो गया। मैम अगर हम कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट ले भी लेते तो वो कैंसिल हो जाता, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन थी ना। दोबारा बोलो। कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट जो अगर हम कांस्टेंट लगा भी देते वो दोनों साइडों पर आना, वो तो कट जाना था आपस में। दोनों साइडों पे लेना होता है, उसको आपने एक ही साइड पे लेना होता है। ठीक है, वो जरूरी तो नहीं है ना कि दोनों कॉन्स्टेंट्स हमारे सेम आते, एक को तुमने C1 लिया होता दूसरे को C2 लिया होता, फिर वो कैसे कैंसिल आउट होते हैं सम। ठीक है ना, तो बस लिख देना है कि इग्नोरिंग द, क्योंकि वो जो मैंने जो बुक से मैंने पहले इसको देखा था वो एक इंडियन ऑथर की थी लेकिन उसने बड़ी गलतियां की हुई थी, फिर मैंने कहा कि यहीं से करवा देती हूँ। तो उसमें उसने जो है ना लिखा होता साथ में कि इग्नोरिंग द कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन, और फिर उसके बाद उसने जो है वो इसको सिंपल इस फॉर्म में लिख दिया। सही है, तो अगर कोई भी आपके पास इक्वेशन है जिसका एक सोल्यूशन आपको दिया हुआ हो तो आप उसका सेकंड सोल्यूशन निकाल सकते हो। अगर चलो क्वेश्चन नोट करो जरा, अगर आपके पास है y डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसका एक सोल्यूशन मैं ले लेती हूँ sin x, तो दूसरा सोल्यूशन जो है वो कैसे निकलेगा इसका, वो तो मुझे पता है कि cos x होगा लेकिन कैसे निकलेगा। अब आप लोगों ने जो है एक सोल्यूशन जो लिया हुआ है ना ये वाला, जिसको sin x कहा हुआ है, उस sin x को आप लोगों ने क्या कर लेना है, उसका कोफिशिएंट ले लेना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और फिर आप लोगों ने निकालनी है कि ये वैल्यू किसके बराबर है। तो बल्कि अब खुद ये दो क्वेश्चन निकाल के हर स्टूडेंट ना एक क्वेश्चन लेके आए सॉल्व करके, जिसका एक सोल्यूशन लेके और दूसरा सोल्यूशन फाइंड आउट करके मुझे चेक करवाए कि ये जो वैल्यूज है ये कैसे कैसे निकालनी। मतलब एक सोल्यूशन गिवन होगा, ये आपका बड़ा ही अच्छा एमसीक्यू है, इसको याद रखो, माइंड में रखो कि अगर एक आपको इसका लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन दिया हुआ हो तो दूसरा आप लोगों ने कैसे निकालना होगा। सही है, तो अभी मैम निकालो उसके ना आंसर में फिर हम ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे आंसर में फॉर्मूला कि लिख हम, के उसका आंसर भी निकालना है। नो मैम एमसीक्यू उसका पूछ रही हूँ कि हम विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। हाँ, विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला आप लोग उसकी वैल्यू निकालो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भी आपको क्वेश्चन दिया कि y डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0, हमें पता है कि इसका सोल्यूशन क्या आएगा, C1 cos of x प्लस C2 sin of x, ऐसे ही आएगा यस ना। मैम। अगर मैं दे देती हूँ आपको कि लेट y1 of x इज इक्वल टू sin x बी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0, देन फाइंड इट्स सेकंड सॉल्यूशन। तो आप लोगों ने क्या ले लेना है, ये आप लोगों ने फॉर्मूला लगा लेना है, उसमें फिर आप लोगों ने देखना है कि a1 क्या बन रहा है आपका वहां पे। ठीक है, y डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0 में आपका a1 क्या बन रहा है, मैम तो 0 में आ 0 आ रहा है। मैम y डैश के साथ जो वैल्यू होगी वो होगी k1। तो उस चांस में फिर आपके पास ये किस तरह से आ जाएगा, e की पावर में आ जाएगा ना, e की पावर में आना है एक्चुअली, e की पावर में इंटीग्रल 0। सही हो गया, जी मैम। y1 आपका sin x है, y sin x फिर आपका बड़ा इंटीग्रल आ जाएगा, और फिर साथ में क्या आ जाएगा, चलो मैं इसको साथ ही मैं पहले से कॉपी से करती हूँ, y2 इज इक्वल टू y1 हमने क्या लिया हुआ sin x, और साथ में बड़ा इंटीग्रल आ जाएगा, बड़ा इंटीग्रल है उसके अंदर क्या आ रहा है, e की पावर में आपके पास आ रहा है माइनस इंटीग्रल इंटू 0 dx, और ओवर क्या आ रहा है आपके पास y1 का स्क्वायर sin x का स्क्वायर dx। ये क्या बन रहा है sin x, और ये इंटीग्रल में e की पावर जो 0 है वो तो 1 आ गया, तो 1 ओवर sin x स्क्वायर आ गया dx, और ये जस्ट क्या रह गया sin x, और sin स्क्वायर x डिनोमिनेटर में हो तो वो क्या बनता है, मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही।
कोसेकेंट स्क्वायर एक्स dx। तुम लोगों को काम दिया हुआ है, मैंने कोई नहीं शेयर की हुई स्क्रीन इसमें। कोसेकेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है? कोसेकेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कोसेकेंट एक्स कोट एक्स। माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, और बाहर क्या आ रहा है इसका? साइन एक्स नजर आ रहा है आपको। ठीक है, मैम कोसेकेंट मैम मैंने डेरिवेटिव बताया, मैं डेरिवेटिव समझी थी। अच्छा, मान लीजिए कोसेकेंट की यही होती है ना इंटीग्रेशन। ये आ जाएगा -1 साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स ओवर साइन एक्स इंटू साइन एक्स आ जाएगा। साइन से साइन कैंसिल, तो ये हमारे पास बन रहा है, ये कॉस नहीं बन रहा है, ये तो माइनस कॉस बन रहा है, माइनस कॉट बन रहा है। चलो खुद ढूंढ के लाओ, मुझे नहीं पता मेरे पास टाइम थोड़ा, मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा। आज मैंने यूनिवर्सिटी निकलना है और मैंने प्रिंट्स जमा करने हैं, और मैंने जो है ना वो 2 प्रिंट्स में निकालना है। सही है, खुद ढूंढ के लाओ ना जरा उतना को लेके, चेक करना है। ओके मैम। ओके ठीक है, मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज ठीक है नहीं। मैम। अब देखो जरा, अब यहाँ पे देखो मैम आज y1। हमारा भी दिमाग घुमा हुआ है, बस कर दे। हाँ तो बस मैं भी जल्दी में हूँ, मैंने रिजल्ट कलेक्ट करने होते हैं डिपार्टमेंट के सारे PhD MPhil के, अपने मैंने प्रिंट निकालने हैं और जाके मैंने जो है ना वो बाकी लोगों के भी लेने हैं। तो बस मैं नमाज पढ़ के निकल जाने हैं। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। लेकिन एग्जाम्पल एक ढूंढ के लानी तुम लोगों ने। मैम अल्लाह। सही, सही है। अच्छा, अब देख लो कल का हमने करना क्या है, ये भी माइंड में बिठा लो। ये सारा हमने किया हुआ है काम, हमने कल स्टार्ट करना है इंशाल्लाह एडजॉइंट इक्वेशन। कहाँ से स्टार्ट करना है? एडजॉइंट इक्वेशन से स्टार्ट करना है, फिर आगे से ये सारा हमने करना है। एडजॉइंट इक्वेशन, सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन, ऑपरेटर, एडजॉइंट ऑपरेटर, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। ठीक है, ये छोटे डेफिनेशंस ही हैं, तो ये सारी हमने करनी है इंशाल्लाह। बस इस वीक में यही काम हमने करना है।